हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जनरल इंग्लिश और कंपलसरी इंग्लिश का वीडियो लेकर आया हूँ। और सबसे पहले हम कंपलसरी इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन पढ़ेंगे और पोइट्री सेक्शन में पोएम पढ़ेंगे द 7 स्टेजेस ऑफ मैन। विलियम शेक्सपियर की ये पोएम है 7 स्टेजेस ऑफ मैन, जिसकी थीम मैं आपको समझा रहा हूँ। तो डियर वंस, मैं आपको बता दूं कि विलियम शेक्सपियर की ये जो पोएम है द 7 स्टेजेस ऑफ मैन, ये पोएम उनके एक ड्रामा एज यू लाइक इट से लिया गया है। एज यू लाइक इट एक बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामा था, प्ले था, और इसको काफ़ी सराहा गया। उसमें एक कैरेक्टर था एडम, और एडम ने वो अपने राजा, स्कॉटलैंड का राजा था, उसके प्रति काफ़ी वफादार था। तो वनवास के टाइम में उसने ये बात समझाई थी जब वो राजा निराश था कि कैसे है ना, दुनिया एक रंगमंच की तरह से है और हम सब लोग है ना, इसमें एक करैक्टर है, आप इसे ज़्यादा गहराई से न ले। तो वो बात एक पोएम के रूप में विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर अपने नाटक से बाहर डाली, जो हमारे सिलेबस में है। तो मैं समझा देता हूँ आपको कि ये पोएम जो है वो एक कंपैरिजन है। किसका? वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है, किससे? एक स्टेज से। वर्ल्ड इज कंपेयर्ड एज ए स्टेज। ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल पर्सन्स आर कंपेयर्ड टू प्लेयर्स। तो आपको ये बात ध्यान देनी है, वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू ए स्टेज and human beings or people are compared to players. द पॉइंट टू बी नोटेड, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कवि ने इस दुनिया को एक रंगमंच कहा है और दुनिया में रहने वाले लोगों को प्लेयर्स, नाटककार कहा है। पॉइंट नंबर सेकेंड, और जो आपको ध्यान देना है, वर्ल्ड एंटरेंस कवि ने बर्थ के लिए और एग्जिट कवि ने डेथ के लिए यूज किया गया है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है, उस दुनिया में जन्म लेने के बाद वो जिस तरीके से जीता है और उसके बाद में वो मर जाता है, इन दोनों के बीच व्यक्ति 7 स्टेजेस रखता है। 7 स्टेजेस, और वो 7 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है एन इन्फेंट। सेकंड स्टेज होती है
ए स्कूल बॉय। थर्ड स्टेज होती है ए लवर, और फोर्थ स्टेज होती है ए सोल्जर। फिफ्थ स्टेज में व्यक्ति एक जस्टिस के रूप में, और सिक्स्थ स्टेज में ओल्ड पेंटालून, और सेवन्थ स्टेज होती है वेरी ओल्ड एज और सेकंड, या फिर हम इसे कहेंगे सेकंड चाइल्डिश नेस। आई होप सो आपने इन्हें लिख लिया होगा। अब मैं आपको इनको वन बाय वन समझाता हूँ, देन आफ्टर वी रीड द पोएम, ताकि पोएम आपको इजीली समझ में आ जाए। इस दुनिया रूपी रंगमंच में व्यक्ति अपने रोल अदा करते हुए 7 प्रकार के रोल अदा करता है, और उसमें पहला एक शिशु का रोल होता है। शिशु जो बेसहारा होता है, इन्फेंट जो टोटली डिपेंड्स ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहता है। म्यूलिंग, पकिंग, रोना, उल्टियाँ करना, चीखना, चिल्लाना, ये सब वो करता है, और एक धाई, एक माँ उसे संभालती है। बट ही डजेंट नो व्हाट ही और शी इज डूइंग। सेकेंड इज स्कूल बॉय। आपको तो पता ही है, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितने शरारती होते हैं। स्कूल में जाते हैं तो उनकी माताएं जब स्कूल में उन्हें छोड़कर आती हैं तो वो कैसे रोते रहते हैं। जब स्कूल की घंटी बजती है तो वो कितने खुश होते हैं। तो मतलब वाइनिंग स्कूल बॉय, वो आपको वर्ड सुनने के लिए मिलेगा वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग वर्ड आएगा इसमें, वाइनिंग यानी शिकायत करता हुआ बच्चा। और वाइनिंग स्कूल बॉय शिकायत क्यों कर रहा है? बिकॉज ही डजेंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाना चाहता, बट ज़बरदस्ती उसे छोड़ा जाता है। तो स्नेल, उसकी कंपैरिजन किया गया है स्नेल से। स्नेल यानी घोंगे से। रेंगता हुआ चलता है। तो थर्ड स्टेज होती है लवर, क्योंकि लवर्स में वो ज़्यादा क्रेजियस होते हैं, वे बहुत क्रेजी होते हैं, इसीलिए फर्नेस। ईंट की भट्टी या भट्टियाँ जलती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो लवर्स में भी है ना बहुत ज़्यादा हीट होती है, और वो ना अपनी बिलव्ड के लिए बहुत ज़्यादा ना क्रेजी रहते हैं। तो कवि ने उनकी तुलना भट्टी से की। इतने वो व्याकुल, उत्तेजित रहते हैं, तो फर्नेस से उसकी तुलना की है। और सोल्जर की तुलना टाइगर के बियर्ड से की गई है। ठीक है। जिस प्रकार से टाइगर की बियर्ड्स तनी हुई रहती हैं, उसी प्रकार से जो सोल्जर है वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। बस कुछ करो, ही इज़ रेडी टू डू समथिंग फॉर हिज नेशन, फॉर हिज कंट्री। वह तो बस करने के लिए आतुर है कि वह दुनिया में आया है तो कुछ करके जाए। तो इसीलिए उसको टाइगर बियर्ड्स से तुलना की गई है। ही वॉन्ट्स ए स्मॉल रेपुटेशन बट इज फुल ऑफ डिग्निटी। जीवन चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, पर वो रेपुटेशन से भरा हुआ होना चाहिए, प्रतिष्ठा से भरा होना चाहिए। और इसके लिए एक सोल्जर अपने आप को कैनन्स के माउथ के सामने, यानी कैनन्स के मुंह के सामने भी खड़ा करने के लिए तैयार है, अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार है। यानी छोटा ही जीवन क्यों ना हो, पर रेपुटेबल या रेपुटेड जीवन होना चाहिए। ए जस्टिस,
इस एज में व्यक्ति थोड़ा समझदार हो जाता है, वो लॉजिकल थिंकिंग रखता है, लॉजिकल थिंकिंग रखने वाला, सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति वो बन जाता है। हाँ, तो वो लॉजिकल थिंकिंग रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। और इस एज में क्योंकि व्यक्ति लॉजिकल हो जाता है, हर चीज़ को सोच समझकर बोलता है, तो उसके बाद वो कैपल लाइन, एक लाइन आई है कैपल लाइन, कैपल लाइन यानी मुर्गे का चिकन खाकर, यानी चिकन खाकर वो अपने आप को इतना ज़्यादा है ना गोल मटोल, यानी बिल्कुल हट्टा कट्टा तंदुरुस्त उसने किया हुआ है, लेकिन जो भी बोलता है उसके लिए लॉजिक रखता है, बहुत समझदारी से बोलता है, तो इसीलिए उसे जस्टिस की एज कहा गया है। ओल्ड पेंटालून, इस एज में व्यक्ति को ज़्यादा शौक होता नहीं है, स्लीपर्स में रहता है, ढीले ढाले कपड़े पहनता है, वो ज़्यादा अपने बारे में कुछ सोचता नहीं, और इज़ अ टाइप ऑफ जोकर, जोकर की तरह वो रहता है। वेरी ओल्ड एज और सेकंड चाइल्डिशनेस, सेंस, टेस्ट, सेंस, टीथ, सेंस, आईज। जिस प्रकार से फर्स्ट एज इन्फेंट की होती है, म्यूलिंग एंड पकिंग। म्यूलिंग यानी चीखना चिल्लाना, पकिंग यानी उल्टियाँ करना, और डिपेंड ऑन अदर्स। इन्फेंट की एज जो दूसरों पर निर्भर होती है, उसी प्रकार से ये एज सेकंड चाइल्डिशनेस, क्योंकि इस एज में भी बच्चा स्वाद नहीं जानता, इस एज में भी बच्चा है चबाना उबाना इतना नहीं जानता, और उसकी आंखें भी इतनी ज़्यादा, इस एज में आंखें काम नहीं करती, इस एज में आंखें होती हैं पर वो समझता नहीं है, तो वो नहीं जानता मेरी मम्मी कौन है, पापा कौन है, भैया कौन है, ठीक है, और दीदी कौन है। तो इसीलिए इस एज की तुलना इससे की गई है, और एज इसी कारण से इसे सेकेंड चाइल्डिशनेस एज कहा गया है। सो नाउ आपने ये पढ़ लिया है, एक बेस तैयार किया है, तो इस बेस को मैं एक समरी के रूप में आपको थोड़ा लिखवा देता हूँ, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। समरी ऑफ द पोएम। The Seven Stages of Pain is a poem which has been written by William
Shakespeare. In the given poem, the poet explains the real tendency of a person while living in this world. The poet compares every age of human life through some something. The poet compares the world as a stage and all human beings are only the players on this stage. They come in the world and play their roles and go away. They play 7 roles, or they play 7 roles in different ways. First, the first role as an infant in which a child mewling and quacking. आप लिख सकते हैं crying and vomiting in nurse's arm.
The second is a whining school boy who is compared as a snail. Third, a lover who is burning like a furnace for his beloved. The fourth is a soldier who wants to sacrifice his everything for a bubbles reputation. He is ready to die even on the cannon mouth. He is compared as it compared to tiger's beard. The fifth is as a justice who is very logical and thoughtful. He says wise things to others. The sixth is compared to old man or pantaloon. The sixth is compared to Joker. The man
becomes old and he wears slippers and loose fitting clothes. Due to wrinkles like pouch. The last and final stage of old, very old age and second childishness is, in which a person is without taste, eyes, teeth, everything. सुनो, आप ऐसे ना सोचना कि सर ने इतना बड़ा क्या लिखवा दिया, ये कोई थीम होती है, क्योंकि पोएम बड़ी है, बहुत कुछ है ना ये पोएम कहना चाहती है। और आप साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप खुद भी जानते हैं जब तक कॉपी में लिखते नहीं तो मार्किंग भी नहीं होती, और लिखने के लिए तो मैटर चाहिए ही होता है। तो आप रटने के बजाय पहले पोएम को समझने की कोशिश करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में पोएम को मैं क्लियर कर दूंगा आपको, बुक साथ में रखना आप लोग। तो पहले ये समझ लीजिए कि मैंने इसमें आपको पहले भी बता दिया है, आपको लिख के आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। The Seven Stages of Man is a poem which has been written by विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। In the given poem, the poet explains the real tendency of a person। इस कविता में कवि रियल टेंडेंसी, प्रवृत्ति, जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उसके बारे में ना बताता है, समझाता है। while living in this world, और कब, इस दुनिया में जब वो मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। The poet compares every age of human life through something। और कवि ने मानवीय जीवन की तुलना किसी न किसी चीज़ के माध्यम से करता है। कवि इस कविता में मानवीय जीवन की तुलना किसी न किसी रूप में करता है और बताना चाहता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 7 स्टेजेस हैं। अब शुरू होती है पोएम। द पोइट कंपेयर्स द वर्ल्ड एज ए स्टेज। कवि इस दुनिया की तुलना एक स्टेज से करता है और सभी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली द प्लेयर्स ऑन दिस स्टेज। और हम सब मनुष्य प्लेयर्स हैं, नाटककार हैं। इस स्टेज पे क्या है? नाटककार। कंपेयर यानी तुलना करना होता है। और ऑन दिस स्टेज दे कम इन द वर्ल्ड, और ये सब प्लेयर्स इस दुनिया में आते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। कम मीन्स बर्थ, ठीक है, काटना नहीं है इसको, आपको समझा रहा हूँ। ये दुनिया में आते हैं, प्ले देयर रोल्स, अपना रोल अदा करते हैं, गो अवे, और यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। गो अवे मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। दे प्ले 7 रोल्स इन डिफरेंट वेज, और 7 प्रकार से वो अलग अलग रोल अदा करते हैं। द फर्स्ट रोल एज एन इन्फेंट। इन्फेंट यानी शिशु। जो पहला रोल वो अदा करते हैं वो एक शिशु का रोल होता है। इन विच ए चाइल्ड म्यूलिंग एंड पकिंग। म्यूलिंग चीखना, पकिंग वॉमिटिंग करना, चिल्लाना, किसके यहाँ? नर्सेज आ, अपनी धाई की माँ की गोद में वो बच्चे क्या करते हैं?
म्यूलिंग और पकिंग करते हैं। पकिंग का मतलब उल्टियाँ करना, म्यूलिंग यानी चीखना। द सेकेंड इज वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग का मतलब होता है शिकायत करता हुआ बच्चा। हु इज कंपेयर्ड, जिसकी तुलना स्नेल, स्नेल यानी घोंघा। स्नेल का मतलब देखिए, आप ध्यान से इस वीडियो को देखना सुनना, आप इसे बड़ा समझ के छोड़ मत देना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ, और ओब्वियसली आपको इतनी बड़ी पोएम देखेंगे तो पोएम का कोई झंझट ही नज़र नहीं आएगा। आपको पोएम एक बार में ही पूरी समझ में आ जाएगी, चाहे आप घर में मेरे पढ़ाने के, ये समझाने के बाद आप खुद पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप इसे ना ध्यान से सुने, क्योंकि सुनना है ना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर जो बच्चे स्कूल में ध्यान से सुनते हैं वही आगे निकलते हैं। स्नेल का मतलब मैंने बताया घोंघा, एक जानवर, एक इंसेक्ट होता है, बहुत रेंग रेंग कर चलता है। जैसे बच्चे स्कूल में सुबह छोड़ के आते हैं तो धीरे धीरे उनकी माँ पीटती रहती है उनको, हैं कि जा जा हैं, लेकिन जब छुट्टी होती है तो भाग कर जाते हैं घर से। मतलब इतना देखते भी नहीं घंटी लगी है नहीं, बस इंतज़ार ही करते हैं। तो स्नेल की उसके कंपेयर किया गया है। थर्ड, ए लवर हु इज़ बर्निंग लाइक ए फर्नेस। तीसरी एज एक लवर की होती है जो कैसे, फर्नेस, भट्टी की तरह जल रहा होता है। किसके लिए? फॉर हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के लिए। क्योंकि जो लवर्स की एज होती है उसमें सोचने समझने की कम ताकत होती है, बस वो तो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, बस ऐसे कि मैं तो है ना अपनी मिस्ट्रेस की आंखों में डूबा रहूं, अपनी प्रेमिका की आंखों में डूबा रहूं, और सोचने समझने की वो ताकत। इसीलिए ये एक एज होती है जिसमें व्यक्ति आराम पसंद ज़्यादा करता है, उसे दुनियादारी का कोई झंझट से लेना देना नहीं है, वो फ्री फ्रॉम बर्डन, वो सारे बर्डन से मुक्त रहना चाहता है, और बस चाहता है कि बस एक शीतल सी अच्छा सा पेड़ मिल जाए, उसकी हवा में मैं गार्डन में अपनी बिलव्ड के साथ घूमूं। इसीलिए इस एज में वो भट्टी की तरह तो होता है, जलता है, तड़पता है, लेकिन है ना उसमें बर्डन लेने की क्षमता नहीं होती। द फोर्थ एज इज़ वेरी क्रेजियस एज। इस एज में सोल्जर की एज होती है, और सोल्जर क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर बबल्स रेपुटेशन। बबल्स रेपुटेशन का मतलब बुलबुले के समान प्रतिष्ठा। और एक बुलबुले के समान, पानी का बुलबुला होता है ना, वो पानी में उठता है तो कितना अच्छा लगता है, पर थोड़ी समय के लिए उठता है, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सोल्जर चाहता है मेरी एज ऐसी हो कि जिसमें चाहे पानी के बुलबुले जितनी ही ज़िंदगी क्यों ना हो, पर सोफिस्टिकेटेड लाइफ हो, रेपुटेटेड लाइफ हो। और उसकी तुलना, उसे चाहे उसके लिए कैनन यानी तोप, उस तोप के मुंह के सामने ही क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, हैं, पर उसे तो प्रतिष्ठा चाहिए, बस जीवन में कुछ नाम हो उसका। और इसकी तुलना, उसके क्रेज की तुलना, उसके साहस की तुलना किससे की गई है? टाइगर्स बियर्ड। टाइगर्स बियर्ड यानी जो बाघ की मूछें होती हैं, शेर की मूछें होती हैं, वो तनी हुई रहती है ना, तो उसके लिए वो मतलब अपना सीना तान कर जीना चाहता है, प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहता है। द फिफ्थ इज एज ए जस्टिस हु इज़ वेरी लॉजिकल। और पांचवी एज जज तो बहुत दिमाग वाले होते हैं, सहनशील होते हैं, बहुत चाहे कितनी परेशानियां उनके दिमाग में हो, कितने ही पजल लोग उन्हें कर दें, लेकिन वो अपने दिमाग का संतुलन कभी नहीं खोते। तभी वो बहुत कीन होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, थॉटफुल होते हैं, विचारात्मक, लॉजिकल होते हैं, तार्किक होते हैं, थॉटफुल, विचारशील। इसीलिए वो विचारशील क्यों? क्योंकि उनके अंदर है ना सहन करने की पावर होती है, सुनने की शक्ति होती है, वो हर चीज़ अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ आगे के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए ही सेज वाइज थिंग्स। वाइज थिंग्स यानी बुद्धिमानी पूर्ण बातें वो दूसरों से बोलते हैं, यानी बेवकूफ़ी की बातें नहीं करते, सिर्फ करते हैं तो बुद्धिमानी की बातें करते हैं। इस तरीके से
मनुष्य अपनी 5वीं एज पूरी करता है। द 6th एज इज कंपेयर्ड टू जोकर, और जोकर से कंपेयर किया गया है। मैंने बता दिया 6th एज किसकी होती है, वेरी ओल्ड मैन और पेंटालून। ठीक है, यहाँ पर है ना, मैंने पेंटालून का नाम नहीं लिखा। द मैन बिकम्स ओल्ड और पेंटालून, ठीक है, इस एज में आदमी बूढ़ा हो जाता है और स्लीपर्स एकदम हवाई चप्पल पहन के घूमता है, ढीला ढाला पजामा पहन के घूमता है, और जिस प्रकार पन्नी होती है, पन्नी को हम दबाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पच पच की आवाज़ आती है उसमें हैं। अगर उसको भरी रखेंगे तो वो जवानी की एज होती है, जिसको दबाने से भी है ना वो इतनी जल्दी से पूरी प्रेस नहीं होती, लेकिन जो पन्नी होती है खाली रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो पिंडलियाँ होती हैं उसकी बिल्कुल रिंकल्स पड़ जाते हैं, हाथों में रिंकल्स पड़ जाते हैं। युवावस्था में जो उसके कपड़े टाइट आते थे, जुराबें टाइट आती थी, वो सारी ढीली हो जाती हैं। इसीलिए उसे जोकर के जीवन के साथ तुलना की गई है। और लास्ट एंड फाइनल स्टेज, आखिरी जो एज होती है, उसकी तुलना फर्स्ट एज इन्फेंट से की गई है, जिसमें व्यक्ति सेकंड चाइल्डिशनेस कहलाता है। और इस एज में ना तो उसके पास टेस्ट रहता है, ना आइज़ रहती हैं, ना टीथ रहते हैं, और हर चीज़ से विहीन रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, और टोटली डिपेंड्स ऑन अदर्स। ये लाइन आप टोटली डिपेंड्स ऑन अदर्स, इस तरीके से अपना सातवीं एज जीकर व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, और ये दुनिया रूपी रंगमंच लगातार चलता रहता है। आई होप सो, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो पोएम समझ में आई होगी। टू बी कंटिन्यू, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।